हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यासी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसका हर साल हमारी साइंस की बुक में आने का कारण जान लेते हैं, जो कि ये है कि हर साल इसमें हमें कुछ नया पढ़ने को मिलता है। इसीलिए आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के बोर्ड के पेपर में यानी कि 2022 में इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आया था कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, और दो एक नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आए थे। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अम्ल क्षारक एवं लवण का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। जैसे कि आपके आसपास या आपके घर में किसी को भी जब एसिडिटी होती है तो उन्हें नींबू पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिडिटी अम्लीयता के कारण होती है और नींबू पानी एक क्षारक है। तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वह दोनों के प्रभाव को समाप्त करके उदासीन हो जाते हैं। इसी तरह सफ़ेद शर्ट पर यदि हल्दी का दाग लगा हो और यदि हम उसको साबुन से धोते हैं तो उस पर उसका रंग बदल जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि अम्ल और क्षार की पहचान करवाती है और साबुन एक क्षारक है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक अम्लीय या क्षारकीय माध्यम की पहचान कराने वाला एक सूचक है और यह क्या करता है? यह बैंगनी रंग का होता है तथा यह यदि क्षारक हो तो वह लाल लिटमस होता है तो नीले कर देता है उसको, और यदि अम्ल हो तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस अम्ल और क्षार की पहचान कराता है। फिनोल्फथैलीन एवं मेथिल ऑरेंज संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं। लिटमस हल्दी प्राकृतिक क्षार सूचक है। इसी तरह फिनोल्फथैलीन एवं मेथिल ऑरेंज यह संश्लेषित क्षार सूचक हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, यह गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक क्या हैं? गंधीय सूचक वो होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, जैसे कि वेनिला, प्याज, लौंग। ये गंधीय सूचक है जिनकी गंध अम्ल और क्षारक में बदल जाती है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके प्रायः लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो वह लवण तथा जल बनाते हैं। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि अम्ल प्लस धातु तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया होगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 तो क्या प्राप्त होगा? हमें कौन सा लवण प्राप्त होगा? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। ZnSO4 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो Zn यानी कि जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया होगी तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इसका यह एक एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया, अम्ल की अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल की क्षारकों से अभिक्रिया, अम्ल की कार्बोनेटों से अभिक्रिया होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, और हमें अम्ल और क्षारक में अंतर पता चलेंगे। साथ ही इस चैप्टर में हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चूर्ण, इन सभी के सूत्र याद करने होते हैं जो एक एक दो नंबर के आते हैं, जो हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके अम्ल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। जब अम्लों की धातु कार्बोनेटों एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया होती है तो हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में आगे हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक जल में आयनित होकर क्रमशः हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि H+ एवं OH- देते हैं। इस अभिक्रिया को आयनन कहते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात ये
विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, और वह भी H+ एवं OH- आयनों की उपस्थिति के कारण। जो अम्ल और क्षारकों में H+ या OH- आयन होते हैं वह क्या करते हैं, वह विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि वह विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। इस प्रकार वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण है। यह जो लाइन है यह मोस्ट IMP है, क्योंकि यह 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, और इस चैप्टर में यह लाइन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया होगी तो लवण एवं जल बनेगा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। NaOH plus HCl तो NaCl plus H2O। जब NaOH यानी कि एक क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो हमें लवण के रूप में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा और जल निकलेगा। यह अभिक्रिया इसका उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का यह एक एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। यह लाइन भी बहुत जरूरी है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। लेकिन धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय क्यों होते हैं, इसका हमें आपको कारण बताते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि यह भी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया की तरह लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तो यह भी लवण एवं जल बनाते हैं। लेकिन धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं एवं क्षारक अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह लाइन सेम है, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसको याद करने का तरीका यह है कि आ से अधात्विक, आ से अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं। आगे देखते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। देखिए, क्षार अलग है तथा क्षारक अलग है। क्षार क्या है? क्षार वो है जो जल में घुलनशील है, लेकिन जो जल में घुलनशील हो या जल में घुलनशील ना हो उसे क्षारक कहा जाएगा। क्षारक में घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ दोनों आते हैं, लेकिन क्षार में सिर्फ घुलनशील पदार्थ आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखिए, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं क्योंकि क्षारक में घुलनशील पदार्थ भी आते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि क्षारक में अघुलनशील पदार्थ आते हैं और क्षार में नहीं। आगे देखते हैं जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। सबसे पहले हम इस सांद्रता देख लेते हैं कि सांद्रता क्या कहलाती है। सांद्रता, जब विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो उसे सांद्रता कहते हैं। अब विलायक और विलेय क्या है? विलयन। विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहा जाता है। लेकिन विलयन में 2 चीजें होती हैं। यह जैसे कि एक पानी का गिलास है, पानी के गिलास में पानी जो है वो विलायक होगा क्योंकि वो अधिक मात्रा में है, और उसी पानी में यदि हम 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं तो वह विलेय होगी। जो कम मात्रा में है वह विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में है वह विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक में विलेय को मिलाना ही सांद्रता कहलाता है। ठीक है, सांद्रता, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारकों के विलयनों की प्रबलता उसमें उपस्थित H+ और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। देखिए, शक्ति किस पर निर्भर करती है? उनमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है। अब आगे देखते हैं अम्लीय एवं क्षारकीय विलयनों की प्रबलता का मापन pH स्केल द्वारा किया जाता है, जो 0 से 14 तक होता है। अब ये देखते हैं कि pH स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था जिसे pH स्केल कहते हैं। pH स्केल pH में P सूचक है जिसका अर्थ है पुशांश। पुशांश एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो होगा pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H भी लग सकते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है,
तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति को बताता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में यदि हाइड्रोजन की शक्ति कैसे हम पता कर सकते हैं, हाइड्रोनियम जितना ज़्यादा होगा पीएच उतना ही कम होगा। पीएच एक सार्वत्रिक सूचक है जो अपना रंग को बदलकर उसके स्केल में से अलग अलग रंग होते हैं, वह रंगों के द्वारा दर्शा देता है कि कौन अम्ल है कौन क्षारक है। अब अम्ल और क्षारक की पहचान पीएच स्केल में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अगली लाइन देखते हैं। पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ अर्थात हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता को दर्शाता है। उदासीन विलयनों का एवं जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयनों का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है तथा क्षारकीय विलयनों का 7 से 14 के बीच होता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ देखिए, पीएच स्केल में यदि 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल, तो 0 से 7 तक यदि होगा तो अम्ल होगा, यानी कि 7 या 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और यदि सिर्फ 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा, और यदि 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारक होगा। क्या होगा? क्षारक। अम्ल, देखिए पीएच स्केल में आपकी बुक में भी उसका चित्र दिखाया गया है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अम्ल, क्षारक और उदासीन की पहचान करने के लिए पीएच स्केल सबसे अच्छा तरीका है। आगे देखते हैं, ये है पीएच स्केल। इस तरीके से नहीं होता है, इसमें सिर्फ इस रंगों द्वारा ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका पीएच स्केल में। देखिए, इस तरफ यदि हम जाएंगे 7 से कम में तो अम्ल होगा, इस तरफ यदि हम जाएंगे 7 से ज़्यादा में तो क्षारक होगा, और यदि हम बीच में रहे तो यह उदासीन होगा। देखिए, जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, यानी कि यह एक अम्ल है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है, यानी कि यह भी अम्ल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी आप याद रखिए कि ये जो आपको पीएच मान दिखाए गए हैं, इनको आप जहाँ तक है याद कर सके तो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। शुद्ध जल और रक्त का पीएच मान 7 या 7.4 के बीच होता है, यानी कि यह उदासीन है। हमारा रक्त एक उदासीन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमने अभी आपको एसिडिटी के बारे में बताया था, यह एक ऐसा क्षारक है जो एंटासिड बनाने में उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका मान पीएच मान 10 होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यह एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है। आगे बढ़ते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन है? जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकते हैं वह प्रबल अम्ल, जो कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं वह दुर्बल अम्ल। इसी तरह अधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच मान का बहुत महत्व है। जैसे कि खेती के लिए भी हमें मिट्टी का पीएच देखना होता है जिससे कि उसकी अच्छी फसल हो। अम्ल वर्षा 5.6 से कम में होती है। इसी तरह हमारे उपापचय की क्रिया यानी कि हमारे उपचयन अपचयन की क्रियाएं भी पीएच की एक इष्टतम सीमा में होती है। उपचयन अपचयन की हम परिभाषा इससे पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छी फसल के लिए मृदा के पीएच मान की जानकारी होना आवश्यक है। अच्छी फसल के जो कि हमने बताया कि मिट्टी की जांच होती है तो पीएच स्केल के द्वारा ही होती है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। लवण के एक सूत्र इकाई जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टल का जल कहलाता है। ठीक है, तो पीएच मान का दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है। हमारे दांतों के क्षरण में मतलब किसी के दांत जब ऊपर की वो एनिमल हटने लगती है तो यहाँ पर भी पीएच मान कम हो जाता है। ये हमें पीएच से पता चलता है तथा हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ही महत्व है। आगे देखते हैं, ये हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको एक नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी के रूप में आते हैं। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 × 12H2O। जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 × 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर
का सूत्र होगा CaOCl2 यानी कि D, तथा बुझे हुए चूने का सूत्र होगा CaOH का होल 2। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए ज़रूरी हैं। तथा इसके साथ ही हमारे लिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा और जितने भी सोडे हैं यानी कि साधारण नमक, इनके NaCl, ये सभी आपको याद करने हैं। ये आपकी NCERT की क्लास 10th की बुक में है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।